हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 27 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में ये जो वेन डायग्राम का एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी में, वो हमने डिस्कस कर लिया। हर एक रीजन का नाम जो भी है R1 R2 R3 R4 सबका नाम हमने पढ़ लिया। R1 का नाम है ओनली ए में कौन कौन आ जाएगा? R1 R2। ये डायग्राम ना मन में बिठा लो कि ए में कौन कौन था, R1 R2 था, ठीक है। बी में कौन कौन है? R2 R3 दोनों आ रहे हैं, उसको मिला के बी बन जा रहा है ना। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा? ए ए को छोड़ के R3 R4 आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट में R1 R4 आएगा बी कॉम्प्लीमेंट में। डन। अब ए एंड बी नॉट, दैट मीन सिर्फ ए। R1 सिर्फ ए का मतलब R1 हो जाएगा। R3 ओनली बी था, ओनली बी था। R3 दैट मींस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये सब क्लियर है? चलो, अब इसके बाद 5 फॉर्मूले तो ऑलरेडी डन है अपने। 6th फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। मतलब इसका ये है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है R1 R2 सबके बारे में मैंने यहां लिखा हुआ है। R1 में ए था बी नहीं था। R1 की बात अगर हम करें, R2 में दोनों थे, ए टिक बी भी टिक। R3 में ए नहीं था बी था तो बी पे टिक। R4 में कोई भी नहीं था तो दोनों पे क्रॉस। ठीक है। अब यहां फॉर्मूला नंबर 6 में एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है। अब एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ एक ही बंदा होगा, ए या बी, दोनों नहीं हो सकते। तो सिर्फ एक बंदे वाले कौन कौन है? R1 और R3 दोनों है। तो यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज की है? R1 और R3 की रिक्वायरमेंट है। अब कैसे करेंगे? आपको मैंने कल बताया था, आपको गिवन क्या होएगा? एक तो P ऑफ ए गिवन होएगा, एक P ऑफ बी गिवन होएगा, एक आपको इंटरसेक्शन दे देंगे वो, एक आपको यूनियन। इसमें से कोई सी 3 चीजें दे रखी होंगी आपको, और इनको यूज करके कैसे आप फॉर्मूला बनाएंगे, ये हमारा टास्क है। अब सोचो, R1 R3 कैसे निकालें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। क्या बोल के? हाँ, वो तो यूनियन बन गया फिर। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस करवाओगे। अब आप ये बताओ, यूनियन में कौन कौन होता है? R1 R2 R3 यूनियन में था ये। उसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, तो R2 आपने माइनस करवा दिया। तो यहां इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप समझ गए ना इस चीज को? इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? R1 R2 R3। हमें R2 नहीं चाहिए, तो R2 का नाम था ए इंटरसेक्शन बी, वो हमने क्या कर दिया? माइनस करवा दिया। सिंपल है। अब इसको ना थोड़ा आगे फॉर्मुलेट एक्सपैंड भी कर सकते हो आप। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या था? यूनियन का P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला सिर्फ यूनियन का है, क्योंकि यूनियन में कौन कौन कवर हो रहा है? R1 R2 R3। इस ए में कौन कवर हो रहा है? R1 R2। इसमें R2 2 बार आ गया, इसलिए एक बार हम माइनस कर देते हैं यूनियन की जगह पे। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बाद वाला है एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है जी। मतलब मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसका जो फॉर्मूला कल पढ़ा था वो ये अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। ये सीए फाउंडेशन का ही क्वेश्चन है, इसमें आया था, इस फॉर्म में बनाया हुआ था। तो फाइनली बन जाएगा P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 2 टाइम्स कैसे समझ आ गया? ये माइनस एक टाइम ये है, एक टाइम ये है, तो डबल हो गया। नेगेटिव 2 बार हो गया ना, एक बार तो फॉर्मूला से मिल गया, एक बार ये मिल गया, तो माइनस 2 बार हो गया। वैसे लॉजिकली सोचो ये कैसे होएगा। अब अगर आपको फॉर्मूला बनाना भी नहीं आता ना, बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कैसे? आप बताओ। मान लो इसको मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से करके दिखाता हूं आपको। आपको क्वेश्चन पेपर में आया था एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, और इसके ऑप्शंस इसी हिसाब से दे रखे थे। मान लो पहला ऑप्शन है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड ऑप्शन था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगले ऑप्शन में था सी ऑप्शन में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ट्वाइस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डी ऑप्शन भी कुछ इसी हिसाब से होगा, या नन ऑफ दिस, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब आप ये बताओ, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन में कौन कौन आएगा? R1 R3 आ जाएगा। मतलब रिक्वायरमेंट हमें यहां किस चीज की है? R1 और R3 की रिक्वायरमेंट है। बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है। अब पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहले ऑप्शन में पी ऑफ ए में कौन कौन कवर हो रहा है? अब डायग्राम याद दिमाग में बैठ गया आपके? पी ऑफ ए में कौन कौन है? R1 R2 है, इसमें R2 R3 है, माइनस क्या करवा दिया? एक R2 तो फिर भी पड़ा हुआ है, हमें तो R1 R3 चाहिए था, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन सी पे आ जाए हम। पी ऑफ ए में कौन कौन आएगा? मैं यहां लिख देता हूं, पी ऑफ ए में कौन आ गया? R1 कॉमा, और पी ऑफ बी में R2 कॉमा R3। हमें चाहिए क्या था? R1 R3। तो ये दोनों R2 को माइनस करवाना पड़ेगा। तो R2 का नाम क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। कितनी बार माइनस होएगा? 2 बार। ऑप्शन नंबर सी, आंसर आ गया, खत्म। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपने। एक तो बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शंस को देख के आप डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट, ये जो आपको तरीका बताया, बेस्ट वे आउट है ये वेन डायग्राम्स करने का। एग्जैक्टली आ जाए, एटलीस्ट आ जाए, एटमोस्ट आ जाए, बस स्टेटमेंट को पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। वे पूछ क्या रहा है बंदा हमसे, उसके बाद वही ऑप्शंस में छांटी जाओ कि हमें जो पूछा गया था और हमारा आंसर जो आया क्या वो मैच कर रहे हैं। अब मुझे R1 R3 का पूछा गया था, मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे देखा, फर्स्ट ऑप्शन में पी ऑफ ए में R1 R2 कवर होता है, इसमें R2 R3 कवर होता है। एक बार माइनस करा, एक तो फिर भी पीछे रह गया ना, जो हमें चाहिए नहीं था, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। इसमें बी में क्या दिक्कत आ गई? उसने 3 बार कर दिया, हमें सिर्फ 2 बार ही करना है। समझ आ रही है आपको बात? ये तो ये चीज है, बस फॉर्मूले बहुत औखे हैं इसके, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। कौन से रीजन को क्या नाम दिया था, कैसे उसको समझा था हमने, बस ये है। आई होप ये क्लियर हो गया। डन डन, बस ठीक है। सेवेंथ, अब सेवेंथ ना अपने आप करके दिखाना। आप मैं लिख देता हूं बस, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ये फॉर्मूला अपने आप बनाओ, और चीजें वही यूज करनी है जो 4 मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आपने यूज करना। हो गया? अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक बंदा हो या कोई भी ना हो तो भी चल जाएगा। एटमोस्ट का मतलब बाउंड्री से पीछे जाने का स्कोप है हमारे पास। एटमोस्ट वन मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बंदा हो या कोई भी ना हो वो भी चल जाएगा। मतलब या तो वो केस जहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, या वो केस जहां पे एक एक बंदे प्रेजेंट है, वो हम ले सकते हैं। अब ऊपर आ जाओ जरा, R1 सिलेक्ट होगा? होगा कि नहीं? क्यों? एक बंदा है सिलेक्टेड। R2 क्यों? 2 बंदे हैं, एक से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, उससे कम जरूर कर सकते हो आप। फिर R3 हो जाएगा, क्यों? एक बंदा है। R4 हो जाएगा, कोई भी नहीं है। एटमोस्ट में ये भी तो केस आएगा ना, जब कोई भी नहीं है, वो केस भी आएगा। तो ऑटोमेटिकली हमें अब रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है? यहां रिक्वायरमेंट हमारी R1 की है, R3 की है, R4 की है। समझ गए? R1 में एक बंदा था, एंड वो बंदा कौन था? ए। R3 में एक बंदा था, वो बंदा कौन था? बी, सिर्फ बी था। R4 में 0 बंदे थे, ना ए था ना बी था। तो यही हमें चाहिए था। अब इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस ये लिख देना। अब इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है? R2, और 1 में चारों आ गए, तो चारों में से R2 को बाहर निकाल दिया हमने, बस दैट्स इट। जो चाहिए था ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
देखो दो बातें होती हैं, या तो जो आपको चाहिए वो आप डायरेक्टली लिख दो, जैसे R1 R2 R3 आपको चाहिए तो आपने सीधा लिख दिया R1 R2 R3, या टोटल में से जो नहीं चाहिए वो बाहर निकाल दो, तो जो चाहिए था अपने आप आपके सामने आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? या तो जो चाहिए चीज आपको वो डायरेक्टली आप कह दो जी हमें ये चीजें चाहिए, वो आपको मिल जाएंगी, या जो टोटल चीजें आपके सामने पड़ी हैं उसमें से जो नहीं चाहिए उनको बाहर निकाल दो, तो जो चाहिए अपने आप पीछे रह जाएंगे। वही काम हमने यहां पे किया। अब मैंने टोटल में से जो कि 1 होता है 100% होता है, उसमें से कौन नहीं चाहिए था R2, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो चाहिए वो अपने आप पीछे रह जाएंगे, मुझे उनको अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये समझ आ गई चीज? चलिए जी, ये फॉर्मूला बन चुका। 8th पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B। बताइए, बस बस कोई बोले ना, पहले कर लो, स्टेटमेंट समझ लो। हो गया? चलिए, अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम होता है कम से कम एक, मतलब एक या उससे ज्यादा, एक या दो। अब एक वाले कौन कौन है? R1 और 2 वाला, मतलब ये तीनों की रिक्वायरमेंट हमें है। R1 भी चाहिए, R2 भी चाहिए, R3 भी चाहिए। अब आपको एक बात पता है, इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? यूनियन भी कह देते हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली ये आपसे यूनियन पूछ रहा है। पेपर में ना ऐसे उलझाते हैं, अब आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा यूनियन, ये स्टेटमेंट लिख देंगे, वो बात तो वही है, पूछ यहां भी यूनियन ही रहे हैं और डायरेक्टली की बजाय इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, बस ये फर्क है। इसलिए स्टेटमेंट वाले काम भी होने चाहिए और बिना स्टेटमेंट के डायरेक्ट वाले काम भी आपको पता होने चाहिए। कुछ समझ आया? तो मतलब ये क्लियर हुआ ना कि यूनियन को मैंने कैसे लिखा। तो यूनियन को कई बार पता क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको P ऑफ A की वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं ये 3/4 दे रखी है, P ऑफ B की वैल्यू दे रखी है लेट अस सपोज हाफ, एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है हमें, ये भी दे रखी, ये 1/3 दे रखी है। अब आपको यहां उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B, एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B। अब अगर आपको स्टेटमेंट्स इंटरप्रेट करनी आती हैं फिर तो आप समझ जाओगे कि इनडायरेक्टली हमें यूनियन का ही पूछ रहा है। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तीनों वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो यहां 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1/3, बस जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को किस किस ढंग से पूछा जा सकता है वो आपको बता रहा हूं मैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको सीधा वो पूछेगा कि यूनियन की वैल्यू बताओ, कई बार इनडायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, तो वो स्टेटमेंट से भी समझ में होना, पता होना चाहिए हमें वो पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, बस ये 8th हो गया। अब इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। डन? चलो जी, अब इसके बाद फॉर्मूला नंबर 9, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप पास्ट पेपर जब करोगे उसमें देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, ये निकालना था और हमें गिवन क्या था, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दे रखी थी 1/50। ये क्वेश्चन आया था, CPT होता था पहले, CA फाउंडेशन से पहले, तब आया था ये क्वेश्चन। पहले ये पढ़ो ये स्टेटमेंट में क्या कहा गया है और क्या आपसे पूछा गया है। अब यहां पता है क्या है, अकरेंस की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? नॉन अकरेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब नॉन अकरेंस का मतलब हमें टिक नहीं गिनने, हमें क्रॉसेस गिनने हैं। नॉन अकरेंस का मतलब है क्रॉस। अब आप सारे रीजन्स लिख लो पहले, R1 R2 R3 R4, यहां A यहां B, यहां टिक यहां क्रॉस, यहां टिक यहां टिक। ठीक है भैया, यहां क्रॉस यहां टिक,
यहां दोनों क्रॉस। अब नॉन अक्रेंस का मतलब क्या हो गया? क्रॉस। नॉन अक्रेंस का मतलब नहीं है, क्रॉस है। क्या कितने क्रॉस चाहिए? एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक बंदा जो है एब्सेंट होना चाहिए। मतलब कम से कम एक क्रॉस तो चाहिए ही चाहिए। दो क्रॉस हो जाए तो और भी अच्छा। अब एक क्रॉस वाले केसेस R1, ये एक क्रॉस वाले केसेस हैं और हमें दो क्रॉस भी एक्सेप्ट कर लेने हैं। दो क्रॉस वाला कौन है? R4। तो यहां पे क्या क्या पूछा गया हमसे? R1, R3, R4। समझ में आई मेरी बात? अब ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला बना के? 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्वेश्चन में पहली दे रखी है 1/50, तो इसका आंसर आ जाएगा 49/50। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या पूछा है, कैसे करेंगे? बस आगे इसी तरह से फॉर्मूले, ये यही फॉर्मूले हैं बस। एक तो सिंपल है, ये लैंग्वेज की फॉर्म में है बस, और कुछ नहीं है। तो आपको फॉर्मूला देख के बस इंटरप्रेट करना है, समझना है और अप्लाई कर देना, दैट्स इट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा जो भी हमने अभी तक करा है, ठीक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट हमने किया और दो इवेंट लिखे ए एंड बी। ए है, अब ये टॉपिक समझ लो, बहुत ही मतलब जरूरी तो है ही है और सौखा भी है। बस एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया, टॉपिक में आगे दिक्कत ही नहीं आनी आपको। सेकंड है अ मल्टीपल ऑफ 3। ये बताओ पहले, हमने डाइस को फेंका, ठीक है? डाइस को फेंकने पे सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, 2 4, यहां पे 2 4 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2 आ जाएगी। मल्टीपल ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 आ जाएगी, जो कि 1/3 होती है ना? अब यहां कंडीशन क्या है? एक तो आपने निकाल लिया पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कितना आया? 3/6 और 1/2। फिर आपने निकाल लिया पी ऑफ बी, ये कितना आया? 2/6 या 1/3। ये भी ठीक है। चलो ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब अगली चीज जो निकालनी है वो है A/B, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है A/B। ये इसका मतलब क्या है? अब हमने A की वैल्यू निकाल रखी है, B की वैल्यू आपके सामने पड़ी है। A/B या A/B, जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, उसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये जो है ये एक रिलेटिव मेजर है। दिस इज अ रिलेटिव मेजर। अब रिलेटिव मेजर का मतलब क्या है? आपको पता है क्या करना है? जब हम लिखेंगे A/B, अब नॉर्मली जब हम A की बात कर रहे थे 2 4 6, आपने देखे तीन एलिमेंट मेरी फेवर में है, कितने में से हैं? 6 में से। अब यहां आपका सैंपल स्पेस बदल गया। यहां पता है क्या, अब यहां 1 2 3 4 5 6 में से नहीं देखोगे, बाद में जो है, बाद में कौन है? बी है। आपने बी में से चेक करना है। अब यहां आपका जो नया सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया, न्यू सैंपल स्पेस, वो कौन है? बी। बी कौन है? बी में कौन कौन है? मतलब सिर्फ दो ही एलिमेंट आ सकते हैं टोटल, और वो दो कौन कौन है? 3 या 6। अब देखो क्या चाहिए था, क्या चाहिए हमें? ए। ए क्या था? मल्टीपल ऑफ 2। ये मल्टीपल ऑफ 2 है? नहीं, ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो जी, क्या है ये? A/B का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम B। अदरवाइज तो आप टोटल में से देख रहे थे कितने एलिमेंट आपके हक में जा रहे हैं, अब आप B में से देखोगे कितने एलिमेंट आपके फेवर में। अब B में है कौन कौन? 3 6। अब चाहिए क्या? A। A मतलब मल्टीपल ऑफ 2, 3 मल्टीपल ऑफ 2 है नहीं, 6 मल्टीपल ऑफ 2 है, तो दो में से एक एलिमेंट आपकी फेवर में जा रहा है। दिस इज अ रिलेटिव मेजर। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ
कि आप किसी चीज को रिलेट कर रहे हो। हाँ जो भी है, मतलब जो हमें चाहिए होएगा, मान लो आपने ए चाहिए, ए को बाद में रख दो। अब मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया b/a। एक तो मैं देखो, अब दोनों बातों में फर्क समझो क्या है। एक तो लिखा सिंपल बी, यहां ये सिंपल बी है, सिंपल नहीं लिखा तो समझ जाओ ये बी सिंपल नॉर्मल वाला बी है। तो नॉर्मल वाला बी का मतलब क्या हुआ कि ये आप बी चेक करोगे टोटल में से, बी में क्या क्या चाहिए हमें, मल्टीपल ऑफ 3। टोटल आपके पास क्या क्या पड़ा है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, 3 6। तो यहां इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/6। अब ऊपर वाले पे आ जाओ, इसमें भी हमें चेक वही करना है, बट वो ए में से देखना है, हमें टोटल में से नहीं देखना। अब मेरा सैंपल स्पेस कौन है, ए कौन कौन है, 2 4 6। चाहिए क्या, चाहिए कौन, बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। 2 मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं, 4 मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं, 6 मल्टीपल ऑफ 3 है। तो एक एलिमेंट कितने में से गया, 3 में से। ये बाय चांस है कि दोनों सेम आ रहे हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। ये बाय चांस की बात है कि पी ऑफ बी और b/a सेम आ गया, हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ समझ में आया, मतलब जब हम a लिख रहे हैं, ये तो a की प्रोबेबिलिटी निकाल देगा, किस में से निकालेगा, टोटल में से निकाल देगा। बट जब हम a/b लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ये भी a की निकालेगा, बट किस में से निकालेगा, b में से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 5, 500 का कितना परसेंट है, 5%। 5 10 का कितना परसेंट है, 50%। ये है यहां, पहले तो हम 5 पूरे में से देख रहे हैं, फिर 5 को 10 में से देखा हमने, परसेंटेज बढ़ जाएगी ना, तो वो चीज हम नोटिस कर रहे हैं। कुछ समझ आया आपको, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा तो वो फ्री प्रोबेबिलिटी है कि आप वैसे चेक कर लोगे कि क्या बनेगा, बट अगर स्लैश लग गया वो कंडीशनल है। नाम कंडीशनल क्यों पड़ा, इसी वजह से पड़ा हुआ है कि कंडीशन के साथ आपने प्रोबेबिलिटी को देखना। वो कंडीशन क्या है कि हमने सैंपल स्पेस को शॉर्टन कर दिया। a/b है तो b में से देखो a क्या क्या परसेंटेज आ रहा है, a/b है, समझ गए मेरी बात। b/a है मतलब क्या होगा, a में से b कितना परसेंट है। हाँ वही वही एजम्पशन नहीं है, करना ही ऐसे है, करना ही ऐसे। अगर मैं a/b लिख रहा हूं, ये एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट है। a/b का मतलब यही होता है कि आपको a ढूंढना है b में से। अगर मैं b/a लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं b की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं, किस में से, a में से। ठीक है जी, ये हम एजम्पशन नहीं कर रहे, इसका मतलब ही ऐसा होता है। बोलो जी ठीक है ये। अब ये डिफरेंस क्लियर हो गया इनमें, a और a/b में क्या फर्क है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर a/b निकालना हो, क्या कैसे निकालोगे आप। हाँ मतलब ये जो लिखा हुआ है a/b, ये कैसे निकालोगे, है मैं एक चीज बोल रहा हूं, ये बता देना सही है गलत है। मैं यहां एक चीज बोल रहा हूं, a/b को अगर आप करना चाहो, यू कैन राइट इट एज a/b डिवाइडेड बाय b। क्या ठीक है, पक्का, सोच लो, लॉक कर दिया जाए। सुना ही नहीं, बोले समझाना, अभी तो मैं बोल रहा हूं, समझाऊंगा सही, एक मिनट सुन लो। इस चीज को, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने आपको दिख रही है a/b, इसको मैंने सिंपल ये कहा p ऑफ a/b डिवाइडेड बाय p ऑफ b। क्या ये सही कहा मैंने, पक्का। अब देखो कैसे कहा मैंने, ये कैसे कहा, मुंह से है। आपको b में से देखना है, किसको देखना है, कॉमन क्या है, वो कॉमन वाला पार्ट कौन है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन को ऊपर रख दिया हमने, और जो टोटल है, टोटल कौन है अब, b, तो उसको नीचे रख दिया। यही तो करा है, ठीक है, पक्का, हाँ जी ठीक है, समझ आ रहा है, पक्की बात, पीछे मयूर, डन। चलो बस यही है इसमें, इस टॉपिक में, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, कि आपको एक कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं।
अच्छा एक चीज और ये भी डिस्कस कर लेते हैं अब ना इसके ऊपर बेस्ड यू हैव टू टाइप ऑफ इवेंट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो इवेंट्स हम कर रहे थे ना वो दो रह गए थे वो यही है एक है डिपेंडेंट इवेंट्स देखो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में फर्क क्या होता है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है जिसका आपस में कोई लिंक नहीं है अब मान लो हमने निकाला a स्लैश बी और हमने निकाला a दोनों आगे बराबर इसका मतलब क्या हुआ कि जब a फ्री था किसी से उसका कोई लिंक नहीं था तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो सेम है जब उसको b में से आप देख रहे हो मतलब चाहे a को आप टोटल में से देखो चाहे उसको b में से देखो उसको b के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब फर्क पड़ जाए डिपेंडेंट समझ गए शादी की एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मान लो अब बंदा छड़ा है ना तो वो ये है छड़ा ये जो सर्कल करा है मैंने अब उसकी लाइफ में कोई आ गई शादी होगी उसकी बर्बाद हो गया तो जब ये इसको कोई फर्क ना पड़े जैसा वो पहले छड़ा था वैसे ही वो शादी के बाद है उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट कि मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको कि शादी के बाद भी वैसा ही है और पहले भी वैसा ही था मलंग था अब भी मलंग है उसके बाद अगर फर्क पड़ जाए मतलब होता है ना ऐसा कि शादी के बाद लोग मिलना फ्रेंड के साथ कम कर देते हैं ऐसा होता है मैंने भी सुना ही है? हाँ मेरा ना एक फ्रेंड है मैं आपको बताता हूँ उसका सैलून है पटियाला में ही वो इतना हंसमुख बंदा था इतना हंसमुख था ये पास्ट की बातें हैं प्रेजेंट में तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है बड़ा ही हंसमुख था जैसे उसकी शादी हुई उसके फेस पे झुर्रियां पड़ गई अब उसके बच्चे हैं उनको संभाली जाता है कभी कुछ कर रहा है कभी सब्जी बना रहा है कभी ये कर रहा है मैं क्या तेरे ये दिन भी आने थे यार चलो क्या कह रहे हैं क्या ऐसे ना बोलो चलो छोड़ो तुम सोचो अपना मैं तो बहुत डिस्टेंस पे हूं तभी तो नहीं हंस रहा था ये जो पहले क्लास से पहले हंस रहा था अब अपने पे बात आ गई ना अब छड्डो चलो डिपेंडेंट पे आ जाते हैं तो डिपेंडेंट का मतलब यही है कि जब सिचुएशन में बदलाव आ जाए अब ये भी आप एक ही परसेंटेज निकाल रहे हो ये भी आप एक ही परसेंटेज निकाल रहे हो बट ये एक ही परसेंटेज टोटल में से है ये बी में से है जब ये डिफरेंस आ जाएगा इनमें वो क्या हो जाएगा डिपेंड हो जाएगा बी के ऊपर जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा ठीक है जी तो अब ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हम किसको कहते हैं मतलब आपको एक सिचुएशन दे देंगे और आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ये सिनेरियो है ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था पेपर में आप पास्ट ईयर खोलते तो हो नहीं अब मैं क्या ही बताऊं आपको अगर क्वेश्चन ये था कि अगर ये चीज है देन ए एंड बी आर डैश टाइप ऑफ इवेंट्स ऑप्शन था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और चौथा था एग्जॉस्टिव इंडिपेंडेंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो इवेंट कैसे हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ये आज इट इज क्वेश्चन पेपर में आया था ठीक है तो पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज डन और भाई थोड़ा घर जाके पढ़ लिया करो मैं बता ही जाता हूं क्वेश्चन था हाँ होगा हमने कौन सा कभी बुक खोली है हम कौन सा कभी पढ़े हैं पढ़ लिया करो घर जाके ठीक है थोड़ा प्रैक्टिस कर लो मैंने तो आपको काम ही नहीं कुछ कभी दिया क्या हाँ जी चलो ये क्लियर है समझ में आ गया डन चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इसको ना सारे अच्छा अच्छा लिख लेना अच्छे सा मेरा मतलब है कि प्रॉपरली बना लेना प्रॉपर डायग्राम ठीक है एक्सपेरिमेंट हाँ जी कोई कुछ बोला था ये मेरी कान बज रहे हैं ओहे अच्छा है ना कोई ना ठीक है भाई सब
ना मेरे कान बज रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं। ओए, तो बात ही मत कर। चलो जल्दी से बना लो। ये एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाइस। ए बी सी डी, मैंने 4 इवेंट्स बना दिए यहाँ पे। ए बी सी एंड डी, चारों की डिस्क्रिप्शन दे दी। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। अब इसमें क्वेश्चंस आपने करने हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन ये, 6 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है आपने। ये ना वीडियो चल रही है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। ओ चुप कर जा। पी ऑफ ए, अ मल्टीपल ऑफ 2, पहला 3/6, मल्टीपल ऑफ 2 पता ही है, 3/6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? अब यहां कौन कौन फेवर में था, यहां पे 2 4 6। जब इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो कौन कौन फेवर में आएगा? 1 3 5। नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है हमें, कौन कौन हमारे मतलब का नहीं है। यहां भी 3 एलिमेंट फेवर में है, वो कौन कौन है? 2 4 6। यहां भी 3 फेवर में है, वो कौन है? 1 3 5। ठीक है, तो यहां भी 3/6 और हाफ आंसर आएगा। ठीक है जी। अब आओ सी पे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5, ये भी 3/6, और यू कैन राइट इट एज हाफ। अब सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट 3/6 ही आएगा, बट कौन कौन 3 मेंबर्स? 1 4 6। मतलब आपको एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, हालांकि सेम आ रहा है बट स्टिल यू शुड नो द एलिमेंट जो इसमें आएंगे। तो यहां कौन कौन कवर होएगा? 1 4 6, मतलब सी को छोड़ के बाकी सारा। अब यहां कौन कितना आ गया? 3/6 और हाफ। ठीक है जी। बी पे आ जाइए, मल्टीपल ऑफ 3, 2/6, कौन कौन से मेंबर? 3 and 6। डी कॉम्प्लीमेंट, डी में कौन कौन है? 1 3 5, कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6, 3/6, ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब आपको इसके बाद, ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हमने। सेकंड पार्ट आपने करना है A/B की वैल्यू, B/D की वैल्यू, फिर इसके बाद यहां लिख रहा हूं C/A की वैल्यू, C कॉम्प्लीमेंट/D की वैल्यू, चलो पहले 6 करो, फिर आगे करेंगे। ये मैं ऊपर कर देता हूं। हो गया सारे? डन।
जल्दी करिए फिर डिस्कस करते हैं। हो गई। चलो जी फर्स्ट पे आते हैं पहले। A/B 1/2। अब जिनको नहीं समझ में आया सुन लो। A/B कैसे निकाला। अब यहां ए में कौन कौन है, ये ए क्या है, मल्टीपल ऑफ टू है, मल्टीपल ऑफ टू। मतलब ए में कौन कौन है हमारे पास, 2 4 6। बी में कौन कौन है, 3 6। अब इसका मतलब ये है कौन कौन आ सकता है, 3 6 आ सकता है, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया। हमें चाहिए क्या, 2 4 6। मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा है जो फेवर में भी और आ भी सकता है, तो 1/2 है। मतलब 3 आ सकता है बट वो रिक्वायर्ड नहीं है हमें, 6 आ भी सकता है रिक्वायर्ड भी है, तो एक एलिमेंट दो में से अपनी फेवर में। क्लियर। अगले पे आ जाइए, B/D। अब यहां डी भी बना लेते हैं, डी में कौन कौन है, 1 3 5। अब कौन कौन आ सकता है, यहां कौन कौन आ सकता है, 1 3 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। चाहिए क्या, बी। बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 1 तो है नहीं, 3 है, 5 है नहीं, एक एलिमेंट तीन में से आपकी फेवर में जा रहा है। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, D/B पे आते हैं। अब कौन कौन आ सकता है, 3 6। मतलब दो ही बंदे आ सकते हैं, वो कौन है, 3 6। चाहिए क्या, डी। ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है, 6 ऑड नंबर है नहीं, तो 1/2। और कोई डाउट किसी का। नेक्स्ट, C/A। कौन कौन आ सकता है, 2 4 6। मतलब तीन बंदे आ सकते हैं। चाहिए क्या, सी। सी क्या है, प्राइम नंबर, 2 4 6। 2 प्राइम नंबर है, 4 6। तो एक ही एलिमेंट तीन में से आपकी फेवर में है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट/डी। यहां कौन कौन आ सकता है, डी आ सकता है। डी क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं, 3 1 3 5। चाहिए क्या, सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब प्राइम नंबर के अलावा, प्राइम नंबर के अलावा कौन कौन, 1 4 6। ये रिक्वायर्ड है सी कॉम्प्लीमेंट में। आ कौन कौन सकता था, ऑड नंबर। ऑड में कौन है, 1 3 5। तो सिर्फ ये 1 फेवर में है, 4 6 आपकी फेवर में नहीं है, तो यहां भी आंसर आएगा 1/3। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। ये वाला दोबारा देखो, यहां मैं लिख देता हूं, मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, देखो सी कॉम्प्लीमेंट/डी है। पहले मुझे बताओ सी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन है, 1 4 6। सी था प्राइम नंबर, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में प्राइम को छोड़ के आएंगे सारे, विच आर 1 4 एंड 6। एक डी है, डी कौन है, ऑड नंबर, 1 3 5। अब स्लैश के बाद डी लगा हुआ है, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक बंदा आ सकता है, तो डिवाइडेड बाय 3 हो गया। चाहिए क्या हमें, 1 4 6 चाहिए, क्योंकि आगे सी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप। अब हमें चाहिए ये वाला, आ सकते हैं 1 3 5। तो एक ही एलिमेंट है जो आपकी फेवर में जाएगा, वो 1 है। ठीक है, ना तो 4 आ सकता कभी, ना 6 आ सकता, तो 1/3। अब क्लियर है, डन। नेक्स्ट, B/A। B/A में कौन कौन आ सकता है, ए में क्या है, 2 4 6। मतलब तीन। चाहिए क्या, मल्टीपल ऑफ 3। 2 मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं, 4 है नहीं, 6 है, तो 1/3। लास्ट है सी कॉम्प्लीमेंट/डी। हो गया ये थोड़ा चेंज कर दो फिर। अच्छा वही वही किया हमने, बस ठीक है ठीक है। समझ आ गई चीज। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज में से निकाला हमने। पहले तो आप टोटल में से देख रहे होते हो, अब किसी सैंपल स्पेस को शॉर्टन करके उसमें से देखना आप। कोई नहीं, खड़कन दो, आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। ये समझ में आ गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्या सीन है, डन। अब एक इसमें क्वेश्चन और है, तीसरा पार्ट। आपको बताना है ए बी
आपको ये करना है, पेयर वाइज काम करना है। पहले आपने ए और बी के पेयर को सिलेक्ट करना है। ये दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है आई पे टिक मार देना, डिपेंडेंट है डी पे टिक कर देना। अब करना कैसे, देखो सबसे पहला पेयर कौन है? पहला पेयर है ए और बी का। अब अगर ए स्लैश बी निकालें और हम ए निकालें, अब बताना जरा ए स्लैश बी कितना है? आपने निकाला ही हुआ है, कितना आया था? हाफ आया था। ए कितना है? अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? ए जब फ्री था तब भी कितना है? मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कंडीशन के कितना है? हाफ। जब कंडीशन लगी फिर भी कितना है? मतलब वो जो चीज एप्लीकेबल हुई है उसके आने या ना आने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे ही इंडिविजुअली पेयर वाइज आपने काम करना है। अगला पेयर आपने पिक करना है ए और डी का। मतलब यहां पे आप देखेंगे कि अगर ए स्लैश डी ए के बराबर आ जाता है इसका मतलब हो जाएगा इंडिपेंडेंट। अगर ये अनइक्वल आए फिर डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है, डी से कर लो। डी से पता क्या होगा फिर? डी स्लैश ए, यहां ये डी के बराबर होना चाहिए। जो मर्जी कर लो, ये तो वैसे एक एग्जांपल लिया मैंने। आपको डी चेक करना, डी कर लो आप कि डी पहले कैसा था और डी ए में से कितना है। चाहे डी चेक कर लो, मतलब कोई सा चेक कर लो, आपकी मर्जी है। ये जरूरी नहीं है कि ए ही चेक करना, यू कैन इवन चेक डी, वो भी चेक कर लेना, डिफरेंट आएगा। हो गया? आपका हो गया? नहीं समझ नहीं आया या हो गया? कर लो, जल्दी करो। मानसी हो गया? जल्दी करो जल्दी, अगला क्वेश्चन बताना है। दिया आपका? मयूर हो गया? तीनों? डन सारे? चलो जी करें शुरू। कौन सा? चलो देख लो, थर्ड या सेकंड? जल्दी करो जल्दी। ये कैसे करना सुन लो। अब जैसे थर्ड की बात करें, थर्ड में कौन सा पेयर यूज किया है? सी एंड डी का। अब यहां एक तो ये काम कर सकते हो आप कि सी स्लैश डी को सी के साथ कंपेयर कर लो, और यू कैन इवन डी स्लैश सी इज इक्वल टू डी, इसको डी से कंपेयर कर लो, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटीज डी की हैं, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज सी की हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये सी अपने आप में है, ये सी आप डी में से चेक कर रहे हो। अगर वो डी में से भी उतना ही आ रहा है जितना वो पहले था, इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों में कोई फर्क आ जाता है, मान लो पहले हाफ था और अगर आपने डी में से चेक किया वो कुछ और बन जा रहा है, मतलब डिपेंडेंट है कि डी के आने से कोई फर्क पड़ गया उसको। ऐसे ही आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि आपने पहले डी को चेक करा, फिर डी को सी में से चेक करा और दोनों को आपस में कंपेयर करा कि वो बराबर हैं या नहीं बराबर। बराबर हैं इंडिपेंडेंट, नहीं बराबर डिपेंडेंट। बस हो गए सारे। चलो जी, सी एंड डी कैसे हैं? डिपेंडेंट, सभी का आ गया।
इसमें आपने कौन सा पेयर चेक करा? C/D कितना आया? 2/3 आ गया। और C कितना है? 1/2। डिफरेंस आ गया, मतलब C D में से कुछ और है, अपने आप में कुछ और है, इसका मतलब डिपेंडेंसी है। फिर B एंड C इंडिपेंडेंट। B/C कितना है? 1/3। B कितना है? 1 सेम आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है। लास्ट B एंड D इंडिपेंडेंट। आपने चेक किया B/D कितना आया? 1/3। B कितना आया? इसमें एक गड़बड़ मत कर देना, आप चेक कर रहे हो B/D और कंपेयर कर रहे हो D से, ये काम ना कर देना। जब आप B/D कर रहे हो, कंपैरिजन B से होएगा। हाँ जी, B/D का मतलब है B की प्रोबेबिलिटी D में से, उसको B से ही कंपेयर करोगे ना, D से थोड़ी कर दोगे आप। जब आपने प्रोबेबिलिटी B की निकाली है, सिर्फ एक मेजर चेंज कर दिया, सैंपल स्पेस को शॉर्टन कर दिया, दैट्स इट, बस ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, क्लियर? ये टॉपिक ऐसा है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसमें, और बड़ा सिंपल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस एक। क्लियर हो गया? डन? कोई डाउट कंफ्यूजन? चलो, अब कोई क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने आप देखना। A/B, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इसी से लिंक हम करेंगे, और लास्ट का क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। A/B, अगर इसको फॉर्मूला बनाना, मान लो मैंने आपको वैल्यूज दी, A की वैल्यू दे रखी है आपको X, B की वैल्यू दे रखी है Y, और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दे रखी है Z, तो इसका आंसर क्या होएगा? Z डिवाइडेड बाय Y। अब ये है क्या? अब देखो, हर एक चीज को ना लॉजिकली समझने की कोशिश करो। ये है क्या चीज? पहले है क्या चीज? B में से A देख रहे हो आप, B की वैल्यू कितनी है? Y। अब A उसमें कितना पड़ा हुआ है? A इंटरसेक्शन B का मतलब यही तो हो गया। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ? A का पार्ट जो B में पड़ा हुआ है वही तो आएगा ऊपर, जो फेवर में जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? पड़ गया क्या? A इंटरसेक्शन B कौन सा पार्ट है? दोनों का कॉमन, मतलब A और B दोनों में आ रहा है, तो वही तो हमारी फेवर में जाएगा ना, जो हमें चाहिए। क्योंकि टोटल B में से आपको A देखना है, वो कॉमन वाला फेवर में जाएगा, बाकी टोटल कौन है? B। तो यहां इसका आंसर कितना आ जाएगा? Z डिवाइडेड बाय Y। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। समझ आ गई बात? मैं डायग्राम से बना के दिखाता हूं, सुन लो जिनको नहीं पल्ले पड़ा। ये A है, ये B है, ये R1। ज्यादा फ्लो में मत चला करो, ठीक है? ये अब यहां बताओ मुझे, मैंने यहां A/B लिख दिया, तो मेरा सैंपल स्पेस कौन है? B। B का मतलब पूरा R2 R3। R2 R3 नीचे आएगा, ऊपर कौन आएगा? R2। ऊपर मतलब ऊपर यही चीज हमारी फेवर में जाएगी ना। ये तो टोटल हो गया आपका, टोटल ये है अब नया, उसमें से A वाला पार्ट ये है जो हमारी फेवर कर रहा है, तो ये कौन है? इंटरसेक्शन। टोटल कौन है? B। इंटरसेक्शन ऊपर, B नीचे। कौन आवाज निकाल रही है? बदतमीजी तो तुम में से कोई कर रहा है। और कबूतर कौन है? अच्छा, चूहा, हाँ मैं समझ गया। चलो बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। ब- आपको तंग नहीं करेगा कोई ना, वो आपके पीछे, वो देखो ऊपर। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलो चलो। और ठीक है, पागल से। हो गया तुम्हारा? पकड़ लो चूहे जाके, हमारी भी हेल्प। ओए, ये संभाल लो, क्या लेके आए हो आज? है? बॉटल है? मैं समझा दूंगा उसको शाम को, कोई ना, आप टेंशन ना लो उस चीज की। चूहे नु डाउट सी प्रोबेबिलिटीज। अब बताओ चूहो, क्या करें इसका?
तुम्हें भी डाउट होगा। C/B बताओ भाई कितना आएगा। कोमल चूहे से डर गई। C/B कितना आएगा। क्या बोली जा रहे हो, कुछ भी है। ओ भाई C/B, C कोई भी कुछ भी है, B कुछ भी है, चूहों से बाहर आ जाओ पहले। वो छोड़ो, आप इस फॉर्म में बता दो, वो छोड़ो। ओ C नहीं चाहिए, C नहीं चाहिए। P ऑफ, हाँ बस यही तो पूछ रहा हूं मैं, C। ठीक है, ये समझ आ गई बात। बोलो 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 बोल लो। ठीक है, अब ये बताना इसका क्या आंसर होएगा। मन में बोल गई, थोड़ा ऊंचा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ओवर, इस तरह से फॉर्मूले बनाई जाओ बस। मतलब बेसिकली पता क्या है, ये हमें रिक्वायर है, ये रिक्वायर्ड है हमें, ये आपका आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, दोनों का कॉमन पार्ट ऊपर, बस ये काम करना है। फर्स्ट मतलब इसका बेसिकली क्या बना, फर्स्ट/सेकंड है, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी नीचे, फर्स्ट और सेकंड का कॉमन पार्ट आएगा ऊपर, कुछ भी है फॉर्मूला बना दीजिए बस। अब यहां ये समझ आ गई है बात। अब ये बताना एक बारी कौन सा पार्ट है डायग्राम में। ना ना ना, 1 माइनस नहीं, R3 है। कैसे बनाया था R3, 1 माइनस नहीं, R3 है सिर्फ, तो P ऑफ B माइनस P ऑफ, कुछ ऐसा किया था। मतलब कॉम्प्लीमेंट जहां पे भी आएंगे ना, हमें उनको इग्नोर करके चलना है, कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू दी तो होती नहीं है। मतलब ये टॉपिक पहले वाले टॉपिक से लिंक्ड है। आपको उन्होंने कई बार मान लो ये पूछा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, वो यहां पे भी अप्लाई करनी आ सकती है। ये फॉर्मूला बनना आया पहले। ये कौन से पार्ट की बात हो रही है, R3 की। तो P ऑफ B में कौन कौन आ गया, R2 R3, माइनस कौन कर दिया, R2, ये माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय कौन हो गया, P ऑफ B, बस बन गया फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से आप एक फॉर्मूला बना के जल्दी से बताओ, A कॉम्प्लीमेंट/B कॉम्प्लीमेंट, यहां क्या बनेगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिवाइड बाय, अब ये कौन सा पार्ट है, R4 है, तो क्या लिखें, 1 माइनस A यूनियन B। यूनियन में R1 R2 R3 कवर हो जाएगा, माइनस करवा के और लेफ्ट विद R4 जो हमें चाहिए, और नीचे कॉम्प्लीमेंट है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ B। ये कैसे लिखा, कोई भी इवेंट है उसको उसके कॉम्प्लीमेंट में अगर आप ऐड करोगे हमेशा 1 आएगा। कैसे, देखो हम क्या करते होते हैं, कोई भी मैंने मान लो मैंने आपसे B की प्रोबेबिलिटी पूछी, B में सैंपल स्पेस में कौन कौन कवर हो रहा है बताओ, R2 R3, उसके कॉम्प्लीमेंट में उसको छोड़ के बाकी सारा सैंपल स्पेस, जो भी बाकी सारा सैंपल स्पेस, बाकी सारा सैंपल स्पेस कॉम्प्लीमेंट में कवर हो गया, और जो B वाला पोर्शन है वो B में कवर हो गया। अगर दोनों को जोड़ दें तो वो डब्बा पूरा हो गया, और उसकी 100% होता है उसका आंसर। मेरी बात समझ आ रही है। तो कोई भी इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है। अगर मान लो कोई भी हम कुछ भी बात कर रहे हैं कि किसी कोई बच्चे को क्वेश्चन दिया, उसकी सॉल्व करने के परसेंटेज 1/3 है, नहीं करने की कितनी होगी 2/3, सॉल्व करने की हाफ है, नहीं करने की हाफ। ये समझ में आई बात। जैसे B में तो B वाला पोर्शन कवर हो गया, कॉम्प्लीमेंट में बाकी कवर हो गया, दोनों को जोड़ दें कंप्लीट सैंपल स्पेस कवर हो गया, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है 1, उसको न्यूमेरिकली 1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये उस हिसाब से मैंने लिखा 1 माइनस P ऑफ B। कुछ पल्ले पड़ा, डन, चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।